हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे SON सन सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग नेटवर्क के बारे में। जैसा कि VLT एडवांस में आपका सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग नेटवर्क है, इसमें बेनिफिट क्या हो जा रहा है कि आपका जो है कॉस्ट जो है वो कम हो जा रही है। चाहे वो मेंटेनेंस की हो, चाहे वो प्लानिंग की हो, ड्राइव टेस्ट की आपकी जो है रिक्वायरमेंट वो काफ़ी कम कर देती है। तो ऑपरेटर का जो कॉस्ट है, ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट भी, प्लस जो है जो स्टार्टिंग का कॉस्ट होता है वो सारा ये कम कर देता है, क्योंकि ये खुद जो है सेल्फ ऑर्गेनाइज कर लेता है। तो सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्या है, LT में आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सेल्फ SON का फुल फॉर्म जैसा कि हम बताएं कि सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग नेटवर्क। तो ये तीन तरह का इसमें फंक्शन होगा। पहला फंक्शन क्या कह रहा है, सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग नेटवर्क। दूसरा सेल्फ ऑप्टिमाइजिंग नेटवर्क। तीसरा सेल्फ हीलिंग नेटवर्क। सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग नेटवर्क क्या कह रहा है, ये आपका जो है स्टार्टिंग में जब आपका इंस्टॉलेशन हो रहा है, नेटवर्क आपका एस्टेब्लिश्ड हो रहा है, तो उस समय जो है जो काफ़ी चीज़ें जो है ऑटोमेशन जो यूज हो रही हैं वो कहलाएंगी सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग नेटवर्क। और जब नेटवर्क मेरा चलने लगा, नेटवर्क मेरा अब इस्टेब्लिश्ड हो गया है, उसके बाद जो है बीच बीच में जो भी मेरा प्रोसेस होगा ऑप्टिमाइजेशन का, हमको नेबर ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत पड़ती थी, हमको लोड बैलेंसिंग के लिए टिल्ट कम ज़्यादा करना, ये सारी चीज़ें, तो ये आती है सेल्फ ऑप्टिमाइजिंग नेटवर्क में। और तीसरा है सेल्फ हीलिंग नेटवर्क। ये क्या करेगा कि जो भी फॉल्ट हो रहा है उसको डिटेक्ट करेगा और उसको वो ऑटोमेटिक जो है वो हील करने की कोशिश करेगा, मतलब उसको सही करने की कोशिश करेगा। जैसे आपकी नेबर साइड डाउन हो गई तो ऑटोमेटिक जो है वो इसको जो है कि जो सर्विंग है उसके टिल्ट को अप टिल्ट कर देगा, जिससे वो काफ़ी एरिया कवर कर ले। दूसरा, जैसे कोई आपका BBU फॉल्टी हो गया तो वो स्पेयर पार्ट पे ऑटोमेटिक वो स्विच हो जाए। तो ये हो गया सेल्फ हीलिंग नेटवर्क। तो बारी बारी से डिटेल में थोड़ा जानते हैं। सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग नेटवर्क में क्या क्या आ रहा है। पहला आ रहा है जैसे कि आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो S1 MME इंटरफेस। ये ऑटोमेटिक जो है वो इंटरफेस S1 MME इंटरफेस अगर नहीं अवेलेबल है तो वो उसको ये ऑटोमेटिक ये जनरेट करेगा। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ X2 इंटरफेस, ऑटोमेटिक नेबर रिलेशन, अगर नेबर रिलेशन रिक्वायर्ड है और वो पहले से डिफाइन नहीं है तो ये ऑटोमेटिक जो है उसको जनरेट कर लेगा। चौथा हो गया PCI सिलेक्शन। आपका स्टार्टिंग में जैसे PCI आपका प्लान करना है तो ये भी वो चीज़ें ऑटोमेटिक इसमें हो जाएंगी। पांचवा है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क लेयर एड्रेस डिस्कवरी। तो ये हो गया सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग नेटवर्क में ये सारे फंक्शन। तो मेनली हम जैसे ऑटोमेटिक नेबर रिलेशन में देखेंगे तो इसमें आपका X2 इंटरफेस जो है का एडिशन जो है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो PCI सिलेक्शन, ऑटोमेटिक नेबर रिलेशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ S1 MME इंटरफेस, इसमें तीन हो गए। तीनों अगर ये चीज़ें हो गई तो फिर ये पांचों अब मेरे उसमें कवर हो जाएंगे। अब सेल्फ ऑप्टिमाइजिंग नेटवर्क में क्या आता है, सेल्फ ऑप्टिमाइजिंग नेटवर्क में मतलब आपका नेटवर्क इस्टेब्लिश्ड हो गया है, उसके बाद चीज़ें क्या होती हैं, ऑप्टिमाइजेशन वाली पार्ट जो है। ऑप्टिमाइजेशन में जैसे मोबाइल लोड बैलेंसिंग, कोई एक ई नोड भी मेरा आपका हाई लोड में है तो उसका लोड जो है वो दूसरे पे कैसे शिफ्ट करें। मोबिलिटी रोबुस्ट ऑप्टिमाइजेशन, जो भी आपका हैंडओवर की वजह से RLF फील हो रहा है, रेडियो लिंक फेल्योर हो रहा है, उसको कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, वो मोबिलिटी रोबुस्टनेस ऑप्टिमाइजेशन में आएगा। रैच ऑप्टिमाइजेशन, रैच आपके फेल हो रहे हैं। फिर एनर्जी सेविंग, पावर को कैसे हम सेव करें। और रेडियो लिंक फेल्योर रिपोर्टिंग, तो रेडियो लिंक फेल्योर रिपोर्टिंग ऑलरेडी जो है आगे आपका ये मोबिलिटी रोबुस्ट ऑप्टिमाइजेशन में भी आ जाएगा। तो हम पहला पढ़ते हैं जो है आपका सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग नेटवर्क में। तो उसमें पहला जैसा कि आया कि कॉन्फ़िगरेशन ऑफ S1 MME इंटरफेस। अब है क्या कि OSS होता है, OSS से ई नोड भी कनेक्ट रहता है और MME भी सारे कनेक्ट रहेंगे। OSS जो है ई नोड को जो भी MME का IP एड्रेस है वो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन जब होता है तो वो ई नोड को प्रोवाइड करता है। अब ई नोड क्या करेगा, ई नोड को ये एक्चुअली यूज कहाँ होगा कि मान लेते हैं कि जिस MME से हम अटैच हैं ई नोड वो किसी वजह से फेल्योर हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो दूसरे MME से कनेक्ट हो जाए, या फिर MME का लोड बैलेंसिंग में भी यूज होगा।
जिस एमएमई में हम कनेक्ट हैं उसमें ऑटोमेटिकली बहुत सारा लोड है, तो लोड जो है एमएमई का लोड बैलेंसिंग के लिए भी जो है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ S1 एमएमई इंटरफेस जो है ये यूज होगा। तो दो चीज़ में यूज हो रहा है, एक एमएमई फेल्योर अगर हो रहा है किसी वजह से तो वो चीज़ें मेरा रिकवर करेगा। तो ये ओएसएस में जो भी एमएमई का आईपी एड्रेस है वो इसको प्रोवाइड करेगा इनोड बी को। अब इनोड बी जो है पर्टिकुलर जो भी एमएमई को जो है एक से तो ऑलरेडी ये कनेक्ट है, तो उससे जो है ये ऑटोमेटिक जो है आपका एक इंटरफेस क्रिएट करेगा S1 एमएमई इंटरफेस। उसके लिए क्या होगा, पहले जो है SCTP जो है स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल जो है उसके लिए इनिशिएट करेगा एमएमई को। जब ये स्टेब्लिश हो जाएगा, ये दो फेज में हो रहा है, फिर आपका जो है S1 सेटअप रिक्वेस्ट भेजेगा। अब S1 सेटअप रिक्वेस्ट में क्या भेजता है इनोड भी जो है कि जो भी सपोर्टिंग मेरा ट्रैकिंग एरिया कोड है, P11 आईडी है, वो उसको एमएमई को भेजा। एमएमई फिर उसको रिस्पॉन्स करेगा, S1 सेटअप रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में क्या भेजेगा, वो आपका ग्लोबल यूनिक एमएमई आईडी जो है भेजेगा। ये एक का भी भेज सकता है और मल्टीपल का भी भेज सकता है। मान लेते हैं कई सारे एमएमई अगर पूल में है तो उन सबों का भी भेजेगा जो एमएमई लोड बैलेंसिंग में यूज हो जाएगा। तो SCTP मेरा कनेक्शन हो गया और S1 सेटअप मेरा सेटअप हो गया। तो अब देख रहे हैं कि कोई भी कम्युनिकेशन इसके बीच में आसानी से हो सकता है। तो ये मेरा जो है ऑटोमेटिक जो है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ S1 एमएमई इंटरफेस होता है, जो सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग नेटवर्क का पहला चीज पढ़े हम जो है। दूसरा क्या था कि X2 इंटरफेस जो है, ये एमएमई नहीं है, X2 इंटरफेस जो है, X2 इंटरफेस जैसा कि हम पढ़े हैं वो दो इनोड बी के बीच में होता है। तो अगर पहले से दो इनोड बी के बीच में X2 इंटरफेस जो है डिफाइन नहीं है तो फिर सेम चीज होगा कि OSS जो है ये प्रोवाइड करेगा इनोड बी को, इनोड बी का जो है आईपी एड्रेस। अब इनोड ये भी दो चीजों में होगा, दो फेज में होगा। X2 जो है सेटअप जो होगा, पहला होगा SCTP एसोसिएशन इनिशियलाइजेशन, इनोड बी सोर्स इनोड बी जो है भेजेगा रिक्वेस्ट। तो जब ये हो गया SCTP एसोसिएशन जब एस्टेब्लिश हो गया, फिर सेकंड फेज में क्या होगा, X2 सेटअप रिक्वेस्ट भेजेगा सोर्स इनोड बी। तो X2 सेटअप रिक्वेस्ट में सोर्स इनोड बी क्या क्या भेजता है, वो PCI भेजता है, ECGI भेजता है, ट्रैकिंग एरिया कोड भेजता है, P11 आईडी भेजता है, RF कैरियर भेजता है और उसका बैंडविड्थ भी भेजता है। मतलब ये इनोड बी सोर्स जो भेज रहा है, जो इनिशिएट कर रहा है, इनिशिएटिंग जो है इनोड बी, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है PCI, ECGI, टैग, P11 आईडी, RF कैरियर और बैंडविड्थ, ये इन्फॉर्मेशन टारगेट इनोड बी को भेजा जो है। तो ये फिर X2 सेटअप रिस्पॉन्स भेजेगा। तो रिस्पॉन्स में भी सारी इन्फॉर्मेशन जो सोर्स इनोड बी भेज रहा था वही चीज जो है टारगेट इनोड बी अपना सारा इन्फॉर्मेशन सोर्स इनोड बी को भेजेगा। अब दोनों में दोनों का इन्फॉर्मेशन अपडेट हो गया, दोनों के बीच में एक X2 इंटरफेस जो है मेरा ये क्रिएट हो गया। तीसरा पार्ट आ रहा था मेरा जो है सेल्फ कॉन्फिगरिंग नेटवर्क में जो है ऑटोमेटिक नेबर रिलेशन। ऑटोमेटिक नेबर रिलेशन मतलब कि जो नेबर मेरा डेफिनेशन नहीं है तो वो ऑटोमेटिक वो क्रिएट कर ले। तो ये केस हम देख रहे हैं कि इसमें जैसे कि ऑलरेडी दोनों के बीच में X2 इंटरफेस जो है दो नोड बी के बीच में पहले से क्रिएटेड नहीं है। तो होता क्या है कि जैसा कि हम हैंडओवर इवेंट के बारे में पढ़े हैं, A1, A2, A3, A4, A5, तो ये सारा इवेंट का इंफॉर्मेशन जब जो इनोड भी होता है वो यूवी को RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन मैसेज में प्रोवाइड करता है। जब भी RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन का मैसेज भेजेगा तो उसमें उस इवेंट का इंफॉर्मेशन यूवी को मिल जाता है। यूवी को अब A3 इवेंट के बारे में भी पता है, A1 के बारे में भी पता है, A2 के बारे में पता है। अब इसको पता है कि कब इसको मेजरमेंट रिपोर्ट जो है अपने जो भी इसका सर्विंग है इनोड भी इसको कब भेजना है। अब ये मेजरमेंट स्टार्ट किया, जो भी कंडीशन आई, हैंडओवर होने की कंडीशन आई जिस वजह से भी, तो ये मेजरमेंट स्टार्ट किया। मेजरमेंट में देखा कि जो एक टारगेट इनोड भी है इसका RSRP RSRQ मेजर किया, तो वो मेजरमेंट रिपोर्ट जो है इसका PCI भी जो है ये डिटेक्ट किया। PCI भी जो है ये सेकंड पार्ट में क्या कर रहे हैं कि मेजरमेंट ये इससे ले रहा है, क्या क्या ले रहा है, RSRP RSRQ ये सारा चीजें जो है, और ये फिर सेंड कर रहा है आपका अपने सर्विंग इनोड बी को।
मेजरमेंट रिपोर्ट भेजा। तो अब सर्विंग इनोड भी देखा कि ये पीसीआई जो ये भेज रहा है ये तो मेरे नेबर लिस्ट में नहीं है। अगर इसके नेबर लिस्ट में होता तो वो ऑटोमेटिक जैसे मेरा x2 हैंडओवर होता है या फिर S1 MME हैंडओवर होता है वो हैंडओवर के लिए रिक्वेस्ट दे देता। लेकिन ये सर्विंग इनोड भी बोल रहा है कि जो ये मेजरमेंट रिपोर्ट के हिसाब से बोला कि इस पे हैंडओवर होना चाहिए, तो उसका पीसीआई इसके नेबर लिस्ट में है ही नहीं। तो पीसीआई लिस्ट में नहीं है तो ये पहचानता नहीं है कि हैंडओवर किसको देना है। तो ये फिर आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन रिक्वेस्ट भेजेगा यूवी को कि हमको जिसका पीसीआई इस पीसीआई के करस्पॉन्डिंग जो है उसका ईसीजीआई हमको सेंड करो। तो क्या करेगा फिर ये यूवी जो है फिफ्थ पार्ट में इसका ईसीजीआई टैग P11 आईडी ये इंफॉर्मेशन जैसा कि हम जानते हैं सिब1 को डिकोड करेगा। सिब का इंफॉर्मेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। सिब1 में आपका ईसीजीआई ट्रैकिंग एरिया कोड P11 आईडी ये सारी इंफॉर्मेशन आती है। तो ये इंफॉर्मेशन सारी जो है ये इसके सिब1 से डिकोड करेगा और फिर जो है सिक्स पार्ट में मेजरमेंट रिपोर्ट में जो है इसका पर्टिकुलर जिस पीसीआई को ये पहले रिक्वेस्ट किया था कि इस पर हैंडओवर हमको चाहिए तो वो ईसीजीआई टैग P11 आईडी और ये सारा जो है रिपोर्ट जो है सर्विंग इनोड बी को भेजेगा। सर्विंग इनोड बी को जैसे ये मिला तो ये किसको करेगा, इन लोग का सारा कंट्रोलिंग तो एमएमई के पास है। तो ये पर्टिकुलर जो इंफॉर्मेशन इससे मिली यूवी से वो इंफॉर्मेशन जो है आपको एमएमई को प्रोवाइड करेगा। X2 टनल जैसा कि बोले कि X2 टनल हमको बनाना है, इन दोनों के बीच में हैंडओवर के लिए पहले तो X2 इंटरफेस का बनना जरूरी है। तो उसके रिगार्डिंग जो है जो मैसेज भेज रहा है वो मैसेज कहलाएगा इनोड बी कॉन्फ़िगरेशन ट्रांसफर मैसेज। ये X2 टनल का इंफॉर्मेशन भेजेगा। कैसे टनल बनता है इसका वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं X2 जो है हैंडओवर में। तो इनोड बी कॉन्फ़िगरेशन मैसेज आपका ट्रांसफर मैसेज जो है भेजा एमएमई को, एमएमई उसको फॉरवर्ड कर देगा टारगेट इनोड बी को। तो उस मैसेज को क्या नाम रख बोला जाएगा, एमएमई कॉन्फ़िगरेशन ट्रांसफर X2 टनल इंफॉर्मेशन में। तो X2 टनल क्रिएट करने के लिए जो है एमएमई भेज रहा है तो इसलिए एमएमई कॉन्फ़िगरेशन ट्रांसफर मैसेज ये कहलाएगा। जब टारगेट इनोड बी को मिलेगा टारगेट इनोड बी इसको अपडेट करेगा और फिर एमएमई को रिस्पॉन्स करेगा। तो जो इनोड बी एमएमई को रिस्पॉन्स कर रहा है तो उस मैसेज को बोलेंगे इनोड बी कॉन्फ़िगरेशन ट्रांसफर, ये भी रिगार्डिंग X2 टनल, क्योंकि X2 टनल क्रिएट करना है। अब ये भी क्रिएट कर दिया, ये पहले क्रिएट किया था। तो अब ये इंफॉर्मेशन एमएमई जो है जब ये क्रिएट किया X2 टनल तो एमएमई जो है ये इंफॉर्मेशन सर्विंग इनोड बी को भेजेगा। एमएमई कॉन्फ़िगरेशन ट्रांसफर X2 टनल इंफॉर्मेशन मीन्स जो है अभी आपका ये X2 टनल जो है क्रिएट हो गया है। अब इन दोनों के बीच में एक X2 इंटरफेस क्रिएट हुआ तो उस समय जो है क्या होगा फिर IP SECC और SCTP स्टेब्लिशमेंट होगा जैसा कि पहले देखे थे और X2 सेटअप रिक्वेस्ट होगा। ये क्रिएट हो जाएगा फिर ये ऑटोमेटिक मतलब इसके बीच में नेबर एस्टेब्लिश्ड हो गया। अब हैंडओवर जो है ये जैसा कि फिर प्रोसीजर होता है हैंडओवर इन दोनों के बीच में अब कभी भी हो सकता है फ्यूचर के लिए जो है फ्यूचर में कभी भी जैसे तो ये अपडेट जो है फिर दोनों अपडेट कर लिए हैं एक दूसरे का सारा इन्फॉर्मेशन। तो अगर कभी इसको रिक्वायरमेंट होगी तो ये इसको पे हैंडओवर कर सकता है, सोर्स इनोड भी या टारगेट इनोड भी दोनों आपस में जो है ऑटोमेटिक नेबर रिलेशन मेरा क्रिएट हो गया। अगला था पीसीआई सिलेक्शन। पीसीआई सिलेक्शन इसमें दो तरह का होता है, एक सेंट्रलाइज है एक डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेंट्रलाइज जैसे ऑटोमेटिक पीसी या तो हम मैनुअल पहले पीसीआई प्लान कर करके एक एक में इनोड बी में कॉन्फ़िगर करें। अब सेंट्रलाइज में क्या है कि पर्टिकुलर एक आपका सिस्टम होगा जिसमें आपका ऑटोमेटिक एल्गोरिथम लगा होगा जो कंप्लीट नेटवर्क का पीसीआई प्लान आपका एग्जीक्यूट करेगा पर्टिकुलर उस एल्गोरिथम के थ्रू, जैसे ऑटोमेटिक प्लानिंग टूल में आपका कैलकुलेट होता है। उसके बाद एनएमएस जो है उसको डाउनलोड कर लेगा और पर्टिकुलर सारे इनोड बी को जो है वो कॉन्फ़िगर कर देगा। दूसरा चीज़ क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्लानिंग जो है पीसीआई के। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या है कि पर्टिकुलर हर इनोड बी जो है ये इनोड बी लेवल पे होगा, मतलब सेंट्रलाइज लेवल पे नहीं होगा। इनोड बी स्कैन करेगा अपने नेबरिंग सेल के जो भी पीसीआई हैं उसके अकॉर्डिंग पीसीआई प्लान करके वो कॉन्फ़िगर करेगा। तो ये भी ऑटोमेटिक दोनों चीज़ें हो रही हैं। तो सन में देख रहे हैं कि ये पीसीआई सिलेक्शन। अगला आ गया मोबिलिटी लोड बैलेंसिंग। अब ये सेल्फ ऑप्टिमाइजिंग की बात आ गई। बस अब मेरा जो है कंप्लीट जो भी नेटवर्क है वो कॉन्फ़िगर्ड हो चुका है। तो अब ये ऑप्टिमाइजेशन में आ गई मोबिलिटी लोड बैलेंसिंग कि मेरा एक इनोड बी जो है
ये देख रहे हैं कि इनोड भी जो है मेरा ज़्यादा जो है इस पे क्या ट्रैफिक है। अब इसको ट्रैफिक जो है अपने नेबर पे आपको शेयर करना है। तो कैसे हम इसको ऑप्टिमाइज कर लें कि अगर, तो आप शेयर कैसे कर सकते हैं कि अगर मेरा जो नेबर इनोड भी है वो मेरा ज़्यादा उस पर लोड ना हो, कम लोड हो, तभी शेयर कर सकते हैं। तो मीन्स क्या है कि इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने नेबर जो भी सेल है उसका, कि उस पर कितना मेरा लोड है, कितना मेरा ट्रैफिक है। तो उसके लिए क्या करता है इसमें कि जो मेरा सर्विंग है वो रिसोर्स स्टेटस रिक्वेस्ट भेजता है। रिसोर्स स्टेटस रिक्वेस्ट भेजा। रिसोर्स स्टेटस रिक्वेस्ट मतलब वो क्या डिमांड कर रहा है कि आप अपना जो करंट ट्रैफिक है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमको सेंड करिए। तो ये अपना करंट जो है, जो भी ट्रैफिक का इंफॉर्मेशन है, रिसोर्स स्टेटस रिस्पांस के फॉर्म में इसको अपडेट कर रहा है। फिर अगला देख रहा है रिसोर्स स्टेटस अपडेट पीरियडिकली। एक्चुअल में जब रिसोर्स स्टेटस रिक्वेस्ट जाता है तो ये पीरियडिसिटी भी उसमें डिफाइन करता है कि आपको 1 सेकंड 2 सेकंड हर 4 सेकंड पे अपना जो है, जो भी ट्रैफिक का इंडिकेशन है वो अब क्या है वो चीज़ें भेजते रहना है। तो जिसको ये भेजा है टारगेट को, तो टारगेट जो है अपना जो है इंफॉर्मेशन पीरियडिकली जो है वो अपडेट करता रहेगा कि कब आपका क्या ट्रैफिक की कंडीशन है। अब ये इंफॉर्मेशन जब मिला, इसमें जैसे रिसोर्स स्टेटस रिक्वेस्ट और रिसोर्स स्टेटस रिस्पांस में एक बार देख लेते हैं क्या क्या जो है आपका इंफॉर्मेशन रहते हैं। इंफॉर्मेशन क्या रहेगा, इनोड बी का जो 1 है उसका मेजरमेंट आईडी रहेगा। इनोड बी जो टारगेट है उसका मेजरमेंट आईडी नहीं रहेगा अगर हम जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो जब रिस्पांस जब करेगा तो उसमें दोनों का मेजरमेंट आईडी रहेगा, सोर्स का भी टारगेट का भी। तीसरा इन्फॉर्मेशन क्या रहेगा, रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट। ये क्या है कि जो आपको बोले कि जो पीरियडिसिटी है कि उसको 1 1 सेकंड पे अपडेट करना है, उसको स्टार्ट कर रहा है या स्टॉप करना है। मान लेते हैं पहले से अगर वो चल रहा है उसको स्टॉप करना है, तो ये एक फ्लैग की तरह यूज होगा रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट की। आपका जो है जो रिक्वेस्ट है इसको स्टार्ट करना है या फिर स्टॉप करना है। चौथा इन्फॉर्मेशन क्या रहेगा, फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक लोड इंडिकेटर। पीआरबी जो है, पीआरबी जैसा कि बोले कि क्यूएस मेरा 1 से लेकर 9 तक, उसमें कुछ जीबीआर के लिए यूज होता है गारंटेड बिट रेट, और कुछ नॉन गारंटेड बिट रेट के लिए यूज होता है। तो उसका इंफॉर्मेशन मांग रहा है कि जीबीआर के लिए और नॉन जीबीआर के लिए जो पीआरबी आपके यहाँ यूजेज हैं, क्या यूजेज हैं, वो डाउनलिंक और अपलिंक दोनों में, उसका इंफॉर्मेशन मांग रहा है टारगेट से। हार्डवेयर लोड इंडिकेशन, अपलिंक लोड और डाउनलिंक लोड, टारगेट का वो इंफॉर्मेशन मांग रहा है। आपका S1 टनल का जो लोड है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क लेयर का जो लोड है अपलिंक और डाउनलिंक में, उसका इंफॉर्मेशन मांग रहा है। कंपोजिट अवेलेबल कैपेसिटी, ये क्या कह रहा है कि ये सेल कैपेसिटी क्लास जो है, हर सेल का जो है एक एक कैपेसिटी क्लास होता है, तो उसको ये डिफाइन कर रहा है। तो उसकी इंफॉर्मेशन मांगता है, और कैपेसिटी वैल्यू उसकी कितनी है, क्लास क्या है और कैपेसिटी वैल्यू कितनी है, वो भी इंफॉर्मेशन इससे डिमांड कर रहा है। और एबीएस मतलब ऑलमोस्ट ब्लैंक सब फ्रेम का स्टेटस, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो पैटर्न है, उसका इंफॉर्मेशन मांग रहा है। और इसमें सेल आईडी लिस्ट भी ये प्रोवाइड करेगा। सेल आईडी लिस्ट मतलब कि उस पर्टिकुलर जो नेबर है सेल मेरा, उसमें कौन कौन से सेल आईडी हैं, उन में जिसका इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सेल आईडी ये मेंशन करेगा। रिपोर्टिंग पीरियडिसिटी मतलब आप जो है ये इन्फॉर्मेशन 1 सेकंड 2 सेकंड 4 सेकंड कितना सेकंड जो है पे जो है हमको अपडेट करेंगे, वो चीज़ कह रहा है। पार्शियल सक्सेस इंडिकेटर, ये क्या बताता है, एक फ्लैग है कि जितना इन्फॉर्मेशन है सारा वो सारा नहीं चाहिए, जो उसमें से कुछ लिमिटेड चाहिए तो उसको ये शो करता है पार्शियल सक्सेस इंडिकेटर, जितना डिमांड है इसके थ्रू। तो देखिए कि ये रिसोर्स स्टेटस अपडेट दे रहा है तो इस पे इंफॉर्मेशन मिल गया कि क्या यूटिलाइजेशन है। अब सोर्स इनोड भी डिसाइड करेगा कि इसको फिर हैंडओवर देना है कि नहीं देना है। हम तो सोर्स इनोड भी ज़्यादा यूटिलाइज हैं और ये लो यूटिलाइज में है। अगर इसको लगा कि हाँ जो भी इसको अब स्टेटस अपडेट मिला उसमें पता चला कि हाँ ना लो यूटिलाइज है, तो क्या करेगा, ये जो है लोड बेस्ड हैंडओवर जो है आपका ऑटोमेटिक जो है जनरेट करेगा,
जो भी पर्टिकुलर इसके एरिया में यूवी हैं उन पे जो है हैंडओवर के लिए ट्रिगर करेगा। और उसमें जो कॉज वैल्यू होगी वो क्या होगी कि रिड्यूस लोड इन सर्विंग सेल, मीन्स लोड रिड्यूस करने के लिए जो है हैंडओवर ये ट्रिगर हुए हैं। दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा कि ये अपना रिफरेंस इसमें रेफरेंस सिग्नल का पावर कम करेगा सर्विंग इनोड भी, तो हैंडओवर ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाएंगे। तीसरा ऑप्शन क्या है, मोबिलिटी चेंज रिक्वेस्ट, मतलब जो मोबिलिटी के पैरामीटर हैं, मोबिलिटी के जो पैरामीटर हैं उनको जो है वो अपना मॉडिफाई करेगा और आपका टारगेट को भी ये रिक्वेस्ट करेगा कि आप अपना जो मोबिलिटी पैरामीटर है, जो हैंडओवर ट्रिगरिंग पैरामीटर है, उसको जो है मॉडिफाई करिए। तो वो मोबिलिटी चेंज रिक्वेस्ट में इसको जो है सेंड करेगा। मोबिलिटी चेंज रिक्वेस्ट में आपका क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहेगी, जैसे इनोड B1 का सेल आईडी रहेगा और टारगेट मतलब इनोड B2 का सेल आईडी रहेगा। फिर अपना इनोड B1 का मोबिलिटी पैरामीटर देगा, अभी हम क्या एडजस्ट किए हैं पैरामीटर, और इनोड B2 का वो प्रपोज्ड क्या कर रहा है आपका कि मोबिलिटी पैरामीटर चेंज करने के लिए, वो चीज़ रहेगा। हैंडओवर ट्रिगर के लिए जो है चेंज खुद का भी देगा और टारगेट का भी देगा, और उसमें कॉज वैल्यू रहेगी लोड बैलेंसिंग। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मोबिलिटी चेंज रिक्वेस्ट में रहेगी। मतलब मोबिलिटी चेंज रिक्वेस्ट में क्या क्या आ रही है, इनोड B1 का सेल आईडी, इनोड B2 का सेल आईडी, इनोड B1 का मोबिलिटी पैरामीटर, इनोड B2 का प्रपोज्ड क्या मोबिलिटी पैरामीटर होगा चेंज जो है, हैंडओवर ट्रिगर चेंज का इन्फॉर्मेशन रहेगा और काज रहेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देगी और फिर मेरा लोड इस तरह ऑटोमेटिक जो है बैलेंस हो जाएगा। तो सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग नेटवर्क में जो है ऑप्टिमाइजेशन के पार्ट में आ गया मोबिलिटी लोड बैलेंसिंग। अब अगला आ गया मोबिलिटी रोबुस्ट ऑप्टिमाइजेशन। ये क्या कह रहा है कि ये इट प्रोवाइड्स द सपोर्ट फॉर डिटेक्टिंग ऑप्टिमाइजिंग द RLF अकर्स ड्यू टू हैंडओवर। मतलब जो रेडियो लिंक फेल्योर हो रहा है वो हैंडओवर की वजह से जो हो रहा है, हैंडओवर फेल की वजह से हो रहा है, उसको ऑप्टिमाइज करेगा। उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए भी सिंपल सा है कि ये अपने जो भी हैंडओवर ट्रिगरिंग जो पैरामीटर हैं, हैंडओवर के जो पैरामीटर हैं उसको ऑप्टिमाइज करता है एज पर जो है कंडीशन जो है, जो भी इसको इंफॉर्मेशन मिलती है। तो जो RLF अकर है, तो रेडियो लिंक फेल्योर अकर हुआ तो किस किस केस में अकर होगा, हैंडओवर की वजह से। और अगर हम आयरेट की बात करेंगे तो जो अननेसेसरी आयरेट हैंडओवर जो है अकर हो रहा है उसको भी ऑप्टिमाइज करना जो है ये मोबिलिटी रोबुस्टनेस ऑप्टिमाइजेशन में आता है। तो आपका RLF अकर हैंडओवर के किस केस में करेगा कि हैंडओवर अगर बहुत जल्दी हो जा रहा है, हैंडओवर बहुत जल्दी हो जा रहा है मतलब कि अगला जो है जो टारगेट सेल था वो इतना अभी उसका लेवल या फिर क्वालिटी इतना सही नहीं था और हैंडओवर इतना फास्ट हो गया, तो हैंडओवर इज टू अर्ली, हैंडओवर इज टू लेट। मतलब हैंडओवर इतना लेट से हो रहा है कि हैंडओवर होने से पहले ही जो है आपका जो है रेडियो लिंक फेल्योर हो जा रहा है। मतलब जो अपना सोर्स सेल था उसका लेवल क्वालिटी इतना खराब हो गया, बहुत लेट से हैंडओवर हो गया। हैंडओवर स्टार्ट हुआ उसके पहले ही जो है क्या हुआ, आपका रेडियो लिंक फेल्योर हो गया। दूसरा है हैंडओवर टू रॉन्ग सेल, मतलब जिस पे नहीं होना चाहिए था उस पे हो गया था। हैंडओवर इज टू अर्ली और हैंडओवर टू रॉन्ग सेल ये अप्रॉक्स जो है सेम है। हैंडओवर टू रॉन्ग सेल में एक तीसरा सोर्स टारगेट के अलावा तीसरे सेल पे हैंडओवर हो जा रहा है गलती से। और हैंडओवर टू अर्ली में कि अभी होना नहीं चाहिए था, अभी मेरा जो सर्विंग का ही RSRQ जो है बेटर था देन जो है टारगेट सेल। तो इन तीनों केस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। पहला जैसे कह रहा है कि हैंडओवर इज टू अर्ली। हैंडओवर टू अर्ली का मीन्स क्या हो गया, आपका रेडियो लिंक फेल्योर्स अकर हो जा रहा है बिफोर हैंडओवर। अब टारगेट पे जो है हैंडओवर शुरू हुआ कि उस बीच में ही जो है अभी कंप्लीट प्रोसेस नहीं हुआ था और फेल्योर हो गया। क्यों? क्योंकि टारगेट का RSRQ जो है मेरा खराब रहा होगा, तभी ये फेल किया होगा। तो फेल करेगा तो क्या होगा कि वापस जो है यूवी जो है जो सोर्स इनोड B पे रीस्टैब्लिशमेंट रिक्वेस्ट भेजेगा, कनेक्शन रीस्टैब्लिशमेंट रिक्वेस्ट। तो RRC कनेक्शन रीस्टैब्लिशमेंट जब रिक्वेस्ट भेजा तो फिर ये RRC कनेक्शन रीस्टैब्लिशमेंट हो जाएगा, ये करेगा। फिर रिक्वेस्ट के बाद जो है फिर ये क्या करेगा, जब सेटअप कर दिया RRC कनेक्शन रीस्टैब्लिशमेंट हो गया तो RRC कनेक्शन रीस्टैब्लिशमेंट कंप्लीट का मैसेज भेजेगा यूवी जो है सोर्स इनोड B को।
और उसमें एक फ्लैग जो है इंक्लूड कर देता है। वो फ्लैग शो करता है कि आरएफ रेडियो लिंक फेल्योर हुआ है या फिर नहीं हुआ है, वो चीज़ें प्रेजेंट कर रहा है। तो जब इनोड बी को जब पता चलेगा कि नहीं ये फ्लैग चूंकि ऐड हो गया, तो ये इनोड बी को पता चला कि नहीं आरआरसी कनेक्शन डिस्टर्बेंस पहले जो है इसका रेडियो लिंक फेल्योर हुआ था, तो ये यूवी से इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट भेजेगा। यूवी से इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट भेजेगा तो यूवी इसको उस रेडियो लिंक फेल्योर के रिगार्डिंग जो है यूवी इंफॉर्मेशन रिस्पांस के थ्रू जो है इसको इंफॉर्मेशन देगा। तो जब ये इंफॉर्मेशन जो है रेडियो लिंक फेल्योर का जो है कंप्लीट जो है इंडिकेशन जो है इसको सोर्स इनोड को मिल गया, तो रेडियो लिंक फेल्योर इंडिकेशन जो है इसमें जो है ये जो इंफॉर्मेशन होती है वो आरआरसी कनेक्शन रीस्टेब्लिशमेंट और यूवी इंफॉर्मेशन दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है, दोनों से कुछ कुछ इंफॉर्मेशन वो एक्सट्रैक्ट करता है इनोड बी। तो जब इसको उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन आ जाती है इसको जो है कि जो फेल्योर हुआ जिस पीसीआई पे, फिर जिस पे आपका जो है रिस्टेब्लिशमेंट हुआ उसका इंफॉर्मेशन रहेगा, सीआरएनटीआई रहेगा, आरएसआरपी रहेगा, आरएसआरक्यू रहेगा, इसमें लोकेशन भी हो सकता है, और फेल्योर सेल के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगा, उसका ईसीजीआई भी हो सकता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसको मिल जाएंगी। तो सोर्स इनोड बी को जब आरएलएफ का इंडिकेशन पता चल गया तो ये अपने हैंडओवर के जो पैरामीटर है वो उसके हिसाब से ये ट्रिगर करके एडजस्ट कर सकता है। तो ये चीज़ें मेरी जो है जो टू अर्ली वाली हैं जो हो रही हैं, तो ये चीज़ें मेरी ऑप्टिमाइज हो जाएंगी। जैसे ही इसको यू इन्फॉर्मेशन रिस्पॉन्स मिल जाएगा तो टारगेट इनोड बी को ये एक इन्फॉर्मेशन देगा, X2AP हैंडओवर रिपोर्ट मैसेज। हैंडओवर रिपोर्ट मैसेज में क्या कह रहा है कि उसमें कई सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी। पहला इन्फॉर्मेशन रहेगा हैंडओवर रिपोर्ट टाइप, कि हैंडओवर किस टाइप का था, आइदर अर्ली और टू लेट और रॉन्ग सेल, वो इन्फॉर्मेशन रहेगा। हैंडओवर का कॉज रहेगा, क्या रहेगा, जैसे मान लेते हैं कि रेडियो रीजन की वजह से हैंडओवर हुआ, तो वो चीज़ रहेगा। फिर सोर्स सेल का, सोर्स से सेल का ईसीजीआई रहेगा, और जिस पे फेल्योर हो गया मतलब इसका भी ईसीजीआई ये इन्फॉर्मेशन देगा, और वापस सोर्स सेल और टारगेट सेल का देगा, और फिर किस पे रिस्टेब्लिशमेंट हुआ दोबारा से उसका भी इंफॉर्मेशन उसका ईसीजीआई देगा। तो ये हो गया मेरा हैंडओवर इज टू अर्ली। अगला चीज आता है हैंडओवर इज टू लेट। हैंडओवर लेट से हुआ मीन्स अभी क्या हो गया कि हैंडओवर जो है इस सोर्स इनोड भी है, ये सोर्स इनोड भी है अभी, और ये मेरा टारगेट इनोड भी है। नीचे वाला मेरा टारगेट है, ऊपर वाला मेरा सोर्स इनोड भी है। सोर्स पे अटैच था और इसका लेवल खराब होने लगा, और आरएसआरपी आरएसआरक्यू बहुत ज़्यादा खराब हो गया, तो बहुत लेट से ये हैंडओवर इस पे अटेम्प्ट किया। लेकिन हैंडओवर होने से पहले ही इसमें हैंडओवर इज टू अर्ली में हैंडओवर ये होने के बाद जो है हैंडओवर इस पे अकर करेगा, उसके जो है मतलब इस पे ये इस्टेब्लिश कर रहा था तब जो है फेल हो रहा है, और टू लेट में क्या हो रहा है कि ये हैंडओवर इसको देने के पहले ही जो है टारगेट को देने से पहले जो है ये फेल हो जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, जब काफ़ी लेट हुआ तो इस्टेब्लिशमेंट क्या होगा, किस पे होगा, क्योंकि इसका तो अभी आरआरसी कंडीशन खराब था, तो आरआरसी कनेक्शन रिस्टेब्लिशमेंट किस में होगा, टारगेट पे होगा, क्योंकि टारगेट अच्छी कंडीशन में था, ठीक ना, हैंडओवर पहले हो जाना चाहिए था लेकिन लेट हुआ। तो आरआरसी कनेक्शन रिस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट इस पे जाएगा और ये आरआरसी कनेक्शन रिस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा। तो ये जब आरआरसी कनेक्शन रिस्टेब्लिशमेंट का कंप्लीट का मैसेज भेजेगा तो उसमें बताया कि जैसा सेम चीज़ है कि एक फ्लैग बिट जो है इंक्लूड करेगा, वो रेडियो लिंक फेल्योर का इंडिकेशन देगा कि हुआ है कि नहीं हुआ। जब इसको पता चलेगा रेडियो लिंक फेल्योर हुआ है तो ये यूवी इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट भेजेगा, तो ये यूवी इन्फॉर्मेशन रिस्पॉन्स बताएगा, उस आरएलएफ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है इसको सेंड करेगा। तो अब सोर्स इनोड बी को तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, ये तो टारगेट को मिला। तो अब टारगेट इनोड बी क्या करेगा, X2AP आरएलएफ इंडिकेशन जो है सोर्स इनोड बी को भेजेगा। जैसा कि बताया कि X2AP आरएलएफ इंडिकेशन में वही क्या क्या पैरामीटर रहेंगे कि फेल्योर किस पे हुआ उसका पीसीआई रहेगा, एस्टेब्लिशमेंट सीजीआई रहेगा, सीआरएनटीआई रहेगा, आरएसआरपी आरएसआरक्यू जो रहेगा जो सेल हैं उनका रहेगा, लोकेशन इन्फॉर्मेशन रहेगा। इसमें फिर जो है आपका किस पे रिस्टेब्लिशमेंट हुआ है उसका जो है ईसीजीआई रहेगा, टाइम कनेक्शन फेल्योर रहेगा, कनेक्शन फेल्योर टाइप रहेगा, ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है X2AP आरएलएफ इंडिकेशन के बारे में रहेगा।
तो ये एक तरह से सारा इन्फॉर्मेशन उसको दे रहा है। अब सोर्स इनोड बी को जब ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो इसके करस्पॉन्डिंग जो है ये अपना हैंडओवर जो है पैरामीटर जो है वो इसको एडजस्ट कर लेगा। एडजस्ट कर लेगा तो फिर ये हैंडओवर टू लेट वाला केस फिर नहीं होगा। तो दो चीज़ें आ गई, हैंडओवर इज टू अर्ली और हैंडओवर इज रॉन्ग सेल, हैंडओवर इज टू लेट। एक अर्ली हो रहा है, एक लेट हो रहा है। तीसरा क्या है, हैंडओवर टू रॉन्ग सेल। मीन्स क्या हो रहा है, आरएलएफ अकर होने के बाद जो है एक सोर्स था, एक टारगेट था। टारगेट पे हैंडओवर अटेम्प्ट कर रहा था, तभी वो फेल हो गया। और फेल होके फिर जो रिस्टेब्लिशमेंट हो रहा है वो आपका तीसरा कोई नोड भी है, उस पे हो जा रहा है। सोर्स ई नोड बी से टारगेट पे गया, टारगेट पे आरएलएफ मेरा जो है अकर किया, तो जब आरआरसी कनेक्शन रिस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट जो है वो थर्ड पे हो गया, किसी थर्ड नोड पे हो गया। सेम चीज होगा, थर्ड नोड भी वही चीजें पूछेगा, यू इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट, और ये यू इन्फॉर्मेशन रिस्पॉन्स देगा। तो थर्ड इनोड भी जो है टारगेट को जो है X2AP RLF इंडिकेशन मैसेज भेजेगा। इसके करस्पॉन्डिंग रिक्वेस्ट भेजेगा, और फिर टारगेट इनोड भी जो सोर्स इनोड भी था उसको X2AP हैंडओवर रिपोर्ट मैसेज भेजेगा। क्योंकि RLF सोर्स इनोड बी पे तो अकर हुआ नहीं है, RLF अकर हुआ है आपका टारगेट इनोड बी पे, अकर यहाँ पे हुआ है और एस्टेब्लिशमेंट किसी तीसरे पे हो गया है। तो थर्ड इनोड बी जो है X2AP RLF इंडिकेशन इसको टारगेट इनोड बी को प्रोवाइड करेगा, और टारगेट इनोड बी जो है X2AP हैंडओवर रिपोर्ट मैसेज इसको सेंड करेगा। हैंडओवर रिपोर्ट मैसेज में जैसा कि हम बताया कि इसमें हैंडओवर रिपोर्ट टाइप रहेगा, क्या इधर अर्ली टू लेट और फिर हैंडओवर टू रॉन्ग सेल, फिर आपका हैंडओवर कॉज क्या था, फिर सोर्स सेल का ACGI, फेलोर सेल का ACGI, और किस पे फिर एस्टेब्लिशमेंट हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ये सोर्स इनोड बी को देगा। तो ये था मेरा तीन रीजन जो है जिस आरएलएफ फेल हो रहा था हैंडओवर की वजह से, तो इसको ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा। फिर आता है ऑप्टिमाइजेशन में ही, सेल्फ ऑप्टिमाइजेशन में एनर्जी सेविंग आती है। एनर्जी सेविंग क्या कह रहा है कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा जो है एक बेस स्टेशन है, यहाँ पे मेरा जो है एक चल रहा है सेल जो है 21 मेगाहर्ट्ज पे, 5 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ है। दूसरा चल रहा है 23 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ पे, 2300 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है, उसमें 20 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ है। अब जैसा कि हम जान रहे हैं कि कवरेज जो है ये 21 मेगाहर्ट्ज वाले की ज़्यादा होगी, पर कैपेसिटी कम है। 2300 जो है मेगाहर्ट्ज है, 20 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ है, तो इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी लेकिन कवरेज कम होगी। लेकिन अभी क्या है ना कि इस एरिया में मेरा ट्रैफिक का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये कैपेसिटी वाले को ये पावर ऑफ कर सकता है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो प्रीफर वही करेगा कि इसको तो ऑफ नहीं करेगा, क्योंकि कवरेज तो हमेशा रिक्वायरमेंट रहेगा। तो कवरेज वाले को छोड़ के कैपेसिटी के लिए जो मेरा सेल है उसको जो है पावर ऑफ कर देगा, और जब ट्रैफिक बढ़ने लगेगा तो वापस से इसको ऑन कर देगा। तो इस तरह जो है एक तरह से एनर्जी का भी सेविंग हो रहा है, तो कॉस्ट सेविंग हो रहा है। मतलब दो ही नोड भी है, अब डिपेंड करता है। मान लेते हैं शाम में 7 से 8 मेरा कैपेसिटी ट्रैफिक ज़्यादा रहता है तो उसमें दोनों चलेंगे। नाइट में मेरा रिक्वायरमेंट नहीं है तो मेरा केवल एक चलेगा जो कवरेज ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है। तो इसके लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, इसको मान लेते हैं कि एक ये है मेरा कवरेज वाला है, और ये मेरा कैपेसिटी वाला है। पहला जो देख रहे हैं कि कैपेसिटी प्रोवाइड करता है, और ये सेकंड जो दिख रहा है ये मेरा कवरेज इसका ज़्यादा है। तो ये हैंडओवर इनिशिएट करेगा बाय रैंपिंग द सेल रेफरेंस सिग्नल। रेफरेंस सिग्नल का जो पावर है उसको कम करेगा, और ऑटो इनिशिएटेड हैंडओवर जनरेट करेगा सारे यूवी के लिए, जो भी इस पे लैच है मेरे जो है कैपेसिटी वाला जो मेरा साइट है उससे जितने भी लैच है उसमें क्या करेगा, सेल रेफरेंस सिग्नल का पावर को कम करेगा जो रैंपिंग बोल रहे हैं, और ऑटो इनिशिएट हैंडओवर करेगा कि उस पर जो मेरा कवरेज वाली साइट है दूसरे वाले नेबर वाले सेल पे उस पर हैंडओवर देने के लिए। और एक X2 इंटरफेस के थ्रू जो है हैंडओवर रिक्वेस्ट भेजेगा, इसको मेरा जो है जो दूसरा सेल है
उसमें कॉज डिफाइन होगा, स्विच ऑफ इज ऑन गोइंग, मतलब ये बोल रहा है कि अब हम स्विच ऑफ होने जा रहे हैं। तो पहला चीज क्या हुआ, सारे यूवी को जो है ऑटो इनिशिएट करेगा हैंडओवर के लिए, उस पर दूसरे वाले सेल पे आप जो है चले जाओ क्या, और फिर दूसरे इनोड बी को ये इन्फॉर्मेशन भी भेज दे रहा है कि हैंडओवर रिक्वेस्ट जो है कि मतलब अभी हम कॉज क्या है कि स्विच ऑफ होने जा रहे हैं, जो ये पहला वाला मेरा इनोड बी है। तो ये एक्नॉलेज करेगा, जो मेरा कवरेज वाला है X2AP हैंडओवर एक्नॉलेज्ड, इसको एक्नॉलेज करेगा। जब से ही एक्नॉलेज इसको मिल जाएगा, मतलब इन्फॉर्मेशन इसको पहुंच गई, मतलब अपडेट कर दिए, उस समय ये सेल डीएक्टिवेट करेगा। और डीएक्टिवेट करते ही जो है ये अभी X2AP इनोड बी कॉन्फ़िगरेशन अपडेट जो है ये अभी ये जो है सभी नेबर सेल को ये अपडेट भेज देगा। अपडेट क्या भेजेगा कि मतलब हाँ अब मेरा सेल डीएक्टिवेट हो गया है, मेरा सेल जो है डीएक्टिवेट हो रहा है, साथ में दोनों चलेंगे। यहाँ सेल डीएक्टिवेट करेगा और साथ में इस जितने भी नेबर होंगे इसके, ये हो सकता है एक दो और भी नेबर हो, उन सभी को इन्फॉर्मेशन ये भेज देगा, आसपास जितने भी नेबर होंगे इसमें डिफाइन जो है, तो वो अपडेट कर लेंगे कि हाँ ये पर्टिकुलर सेल जो है मेरा अब वो जो इन्फॉर्मेशन जो दे दिया कि हाँ वो सेल डीएक्टिवेट हो गया है, और उसको एक्नॉलेज भी कर देंगे कि हाँ भाई हम कॉन्फ़िगरेशन ये जो आप भेजे थे वो अपडेट हो गया। लेकिन बीच में फिर क्या हुआ कि ट्राइब ये देखा कि कोई भी जैसे 4 नेबर हैं, चारों में से कोई भी हो सकता है, तो मान लेते हैं पर्टिकुलर यही नेबर जो है देख रहा है कि ट्रैफिक जो है फिर मेरा इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इसको लगेगा, तो इन्फॉर्मेशन तो इसको पहले से है कि एक सेल और है जो हम अभी सिल डीएक्टिवेटेड है, तो ये उस सेल को फिर रिक्वेस्ट भेजेगा X2AP सिल एक्टिवेशन रिक्वेस्ट, उसको एक्टिवेट करने के लिए इसको मिलेगा, तो ये रिस्पॉन्स भेजेगा। रिस्पॉन्स भेजेगा मतलब इसको रिस्पॉन्स भेजा और सिल एक्टिवेट कर लेगा, सेल रिस्पॉन्स भेजेगा और बोलेगा कि हाँ हम एक्टिवेट कर रहे हैं। सेल एक्टिवेट जैसे ही हो गया तो ये X2AP इनोड बी कॉन्फ़िगरेशन अपडेट मैसेज भेजेगा। वही सेम चीज़ है कि अपडेट कर लो कि हाँ भाई अभी जो है सारा चीज़ जो है ये सेल मेरा एक्टिवेटेड हो गया है, ये फिर आपका जो टारगेट है दूसरा इनोड बी जो है ये उसको एक्नॉलेज करेगा कि हाँ ये हम अपडेट कर लिए हैं। तो ये था मेरा एनर्जी सेविंग। इसमें जो है हम एनर्जी सेविंग कैसे करते हैं, तो एनर्जी सेविंग आपका, फिर आपका मोबिलिटी रोबुस्ट ऑप्टिमाइजेशन, मोबिलिटी लोड बैलेंसिंग, ये मेरा ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट हो गया। और बाकी जो है एनआर हो गया, ऑटोमेटिक नेबर रिलेशन, पीसीआई सिलेक्शन, ये आपका एक्स कॉन्फ़िगरेशन आप जो ऑटोमेटिक जो है S1 MME इंटरफेस क्रिएट हो रहा है, X2 इंटरफेस जो है ऑटोमेटिक जो क्रिएट हो रहा है, वो मेरा हो गया आपका सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग नेटवर्क में। तो सेल्फ हीलिंग के बारे में जैसा कि हम बता दिए थे, तो ये था मेरा सन सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग नेटवर्क जो कि LTE एडवांस में यूज होता है। थैंक यू।